साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स समझ आ रही है तो या तो तुम पागल हो या फिर तुम झूठ बोल रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। तो बात करते हैं सबसे पहले हमें, वैसे तो मैं ऑपरेटर पहले पढ़ा दूँ पर उससे पहले हम पढ़ लेते हैं मतलब ऑपरेटर के टाइप्स, पर उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना। ये क्या था हमारे पास, क्या था ये, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू थी। क्या कहते थे हम कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास, क्या है, कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है उसके पास हम कोई भी ऑपरेटर लगा दें, मान लो इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हमें अनदर फंक्शन मिले और उसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू मिले तो हम क्या कह देते थे, ये क्या है, हमारी आइगन वैल्यू है और ये जो फंक्शन है वो क्या है, आइगन फंक्शन है। ठीक है, ऐसे हम ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, एक ऐसा रूल होता है जब हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अनदर फंक्शन मिलता है। मान लो मैं उसको साइज स्टार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मान लो मैं इसको साइज स्टार से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे ही। अदरवाइज आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जो साइज स्टार होता है वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, जो कि हम अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा डिटेल से आपको बता दूँगी, अभी आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, बहुत जगह पे आपने लिखा हुआ देखा होगा ये, है ना। तो अब हम बात करें अगर नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो वेव फंक्शंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं। अगर हमें उनको क्या लिखना है, नॉर्मलाइज करके लिखना है, ठीक है, नॉर्मलाइज करना है, तो हमें क्या करना होता है, ज़रूरत होती है कुछ रूल्स की। इसकी ज़रूरत होती है कुछ रूल्स की। इसको हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, आप कहेंगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस हमें यहाँ पे क्या लगा देना है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देना है। ये जो ये होता है, कोई भी वेव फंक्शन है हमारे पास, उसका स्क्वायर, हमने एक बात पढ़ी थी अगर आपको याद है तो, जो वेव फंक्शन होता है हमारे पास उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या नहीं होता, कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या कहा गया कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। क्या है, प्रोबेबिलिटी है वो फाइंडिंग इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी पार्टिकल को पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है। वो कौन बताता है, अगर हम वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दें वो हमें बता देता है। ये चीज़ होती है। तो क्या करें अगर हम, ये कहता है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन तो है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। जब भी हमें क्या करना होता है, कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया जाए तो हमें चेक करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, हमें चेक करना होता है। ठीक है, आई बात समझ। हमें क्या करना होता है, कोई भी फंक्शन है उसको क्या करना है, चेक करना है वो नॉर्मलाइज है या नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, फर्दर सोल्व करने के लिए हमें उसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लेके आना पड़ता है। किस फॉर्म में लेके आना पड़ता है, नॉर्मलाइज्ड या नॉर्मलाइज्ड स्टेट में क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है हमें उसको। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये क्या होती है, कंडीशन होती है। क्या होती है ये, कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन, अगर कोई फंक्शन इसको फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अगर वो फंक्शन ऐसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है, क्या सिर्फ इसको एग्जैक्टली हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये तो सिर्फ इसके फॉर्मूले की बात हो गई। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू
अप्लाई, क्या सीखेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत इजी चीज़ें। अभी के लिए तो ग्रेजुएशन वाले क्वांटम तो ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं, बस हाइड्रोजन एटम पे आके थोड़ा ऐसे हो ही जाता है, पर वो हमारे है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में। तो क्या होता है, इसकी फिज़िकल सिग्निफिकेंस अगर पूछे हमसे तो क्या होती है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी कि जितना भी एरिया है, जो भी एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल कुछ भी कह लो आप, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% है, या फिर क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1, क्या कह सकते हैं, 100% या फिर 1। वो बस इस चीज़ को शो करता है। नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे या तो 100% कह सकते हैं या कितनी है, 1 है, ठीक है। ग्रेटर होते हैं ना, एक से ज़्यादा तो नहीं होती कभी भी प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो गई, मतलब ये मैक्सिमम होते हैं ना, ग्रेटर से मतलब है मेरा। तो ये चीज़ हो गई है हमारे पास। अब हमें देखना है इसको अप्लाई कैसे करना है। तो क्या होता है कि हमारे पास जो भी वेव फंक्शन, जो भी फंक्शन क्या होते हैं, दिए होते हैं, हमें जस्ट क्या करना है, वो उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक कांस्टेंट उठाना है और उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, एक कांस्टेंट लेना है और उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब कैसे करना है वो सीखते हैं। तो क्या करते हैं, अगर हमें किसी को भी नॉर्मलाइज प्रूव करना है, हमारे पास ये फंक्शन है, हम इसकी बजाय ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, साई स्टार है, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे इस वाले को कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया d2 इक्वल्स टू 1, हो गया। अब ये n क्या है, n क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमें निकालने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n² लिख सकती हूँ, इसको हम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ले लेते हैं। क्या रह गया अंदर, साई स्टार साई d2 इक्वल्स टू 1 रह गया अंदर। अब हम क्या करें, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, यानी कि अगर n² इधर रखूं और 1 के डिवाइड में लिख दूं मैं इस वाली टर्म को, तो कोई दिक्कत नहीं है। -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन है, इसका मतलब क्या है, ये होल एरिया है, ठीक है, क्या ये होल एरिया है, ये हो गया। और ये हमने पढ़ा था, याद है आपको, क्या है ये, हम 3D में पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या होता था, वॉल्यूम होता था ये, ठीक है, क्या होती थी, स्पेस, वॉल्यूम बोल देते थे हम इसको, जिसके अंदर क्या आ जाती थी, तीनों चीज़ें आ जाती थी, तीनों एक्सिस आ जाती थी, तीनों कोऑर्डिनेट dx dy dz, है ना, यही था ना ये, ठीक है, लिख दिया हमने इसके डिवाइड में। अब क्या होगा, बस स्क्वायर है इनका, ले आओ इधर, क्या हो जाएगा, √ हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्टार साई d2 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख दो, 1 के ऊपर ना लगाओ बेशक, ऐसे लिख दो, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्टार साई d2, n की वैल्यू आ गई, n क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। बस ऐसे हमें करना होता है, ये हमारी क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू होते हैं। ये हम सिखाएंगे आपको एक एग्जांपल से कि एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करते हैं। अब अभी डरे ना, बस एक बार सीखें कि एग्जैक्टली ये है क्या। बस आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, जिसको हम n बोलते हैं। देखो कैसे होगा, कोई भी फंक्शन दिया होगा हमें, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन दिया होगा, हमें उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना होगा, ठीक है, n से मल्टीप्लाई करना होगा, सेम ही सिचुएशन आएगी, ठीक है। बस हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा और √ निकालना होगा उसका, और यहाँ से हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। इतना हमें करना होता है, या फिर हमें जस्ट चेक करना होता है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, तो हम बोल देते हैं नॉर्मलाइज, क्या है ये अपना नॉर्मलाइज्ड है
नॉर्मलाइज्ड है तो हमें फिर ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, डायरेक्ट हम क्या करेंगे। मतलब देखो, कहने का मतलब है कि अगर उस फंक्शन और फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम उसको इस फॉर्म में लिखें और उसकी वैल्यू 1 आ जाए तो हम क्या कह देंगे कि भाई ये तो नॉर्मलाइज्ड है, ज़रूरत ही नहीं है इसको कुछ भी इसके अंदर छेड़खानी करने की। लेकिन अगर वो नहीं है तो हम उसको नॉर्मलाइज बनाने के लिए क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, सिर्फ एक बार नहीं करना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को भी करेंगे और जो वेव फंक्शन है नॉर्मल वेव फंक्शन उससे भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम फिर n की वैल्यू निकाल लेंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और फर्दर हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम कोई एग्जांपल करके देखेंगे तो इससे आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ? तो ये बात समझ आ गई आपको, हमने इससे मल्टीप्लाई करा, बस n स्क्वेयर आ गया, उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये हमारी किसकी वैल्यू है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। तो यहाँ से हमने ना एक बात तो सीख ली, और वो बात क्या है कि जो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, जो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है, अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है, उसकी किससे मल्टीप्लिकेशन होती है, n से। किससे मल्टीप्लिकेशन करनी होती है हमें, n से। निकाली थी ना हमने, n की वैल्यू निकाली थी ना कि n स्क्वायर की। ठीक है, n को अगर हम किसी भी अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को, यानी कि कोई वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज नहीं है उसको मैं किसी कांस्टेंट से, उस कांस्टेंट को मैं क्या नाम दूं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक, कोई भी कांस्टेंट नहीं, जो वैल्यू मैंने निकाली है ये इक्वेशन यूज़ करके n को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अगर मैं वो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। यानी कि अगर मुझे किसी भी अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से उसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। आई बात समझ? तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में, दिमाग में बिठा लें, हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है। तो ये है हमारे पास, इसको हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। वैसे तो शायद आपके है नहीं अप्लाई करना, या कोई आएगा नहीं आपके क्वेश्चन ऐसा कि कैसे अप्लाई करना है, पर मैं फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देती हूँ। हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें कह दिया जाए कि एक वेव फंक्शन मान लो साई इक्वल्स टू EIM5, ये हमें एक वेव फंक्शन दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, एक वेव फंक्शन दे दिया, और बोला है कि ये जो रेंज दी है वो दी है मान लो हमें 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, ऐसे ही दी है हमें रेंज, और क्या दिया है ये चेक करके बताओ, इज इट नॉर्मलाइज्ड और नॉट, इज इट नॉर्मलाइज्ड, ये नॉर्मलाइज है या नहीं है, हमें ये बताना है। मान लो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप कैसे चेक करेंगे, हमें एक वेव फंक्शन दिया है साई इक्वल्स टू EIM5, और इसने बोला है कि जो कंडीशन है वो क्या है, रेंज है। कौन सी कंडीशन है ये, जो हमें इंटीग्रेशन के इधर लिखनी होती है, 0 से 2 पाई, ये लोअर लिमिट है या हायर लिमिट है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, लिख सकते हैं हम आसानी से। फिर इसने क्या कहा है, क्या था हमारे पास, साई स्टार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई डी टाउ इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है, बस 1 के इक्वल प्रूव करना है ये। पर क्या प्रूव करना है, साई तो है हमारे पास e की पावर IM5। ठीक है, अब हमें क्या पता भाई साई स्टार क्या है, तो साई स्टार मैंने बताया था क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। तो साई अगर ये, तो साई स्टार हमारे पास क्या होगा, आप अब याद रखें, अगर हमारे पास क्या दिया होता है, आयटा क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है तो क्या हो जाएगा, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू,
माइनस आई एम फाई, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। क्या होगी इसकी, इसका सिंबल चेंज कर दो बस। अगर इमेजिनरी, देखो अगर मैं बात करूँ, तुम मुझे इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बताओ, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, 2 ही होगा। इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा इसका, है ना। हो गया, ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया। ओके ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे साई स्टार लिखना है। साई इक्वल्स टू ई माइनस आई एम फाई इंटू साई क्या है हमारे पास, ई आई एम फाई, है ना, ये है। और इधर क्या है हमारे पास, डी2, इसको हमें 1 प्रूव करना है, कर देते हैं। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगी, अगर 2 बेस हैं और वो सेम हो तो क्या होता है, पावर्स ऐड होती हैं, माइनस आई एम फाई और इधर हो जाएगा प्लस आई एम फाई, है ना। माइनस आई एम फाई में आई एम फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये 0 to 2 पाई रहेगा ही। ये है हमारे पास डी2 इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या होती है, क्या होती है, वही वैल्यू प्लस में वही माइनस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर हमें कहा जाए e की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाती है, कितनी होती है, e की वैल्यू अगर 0 हो तो 1 होती है। e0 कितना होता है, 1 होता है। e की पावर अगर इन्फिनिटी है और वो नेगेटिव है तो 0 वैल्यू होती है। e की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है और पॉजिटिव है तो क्या होती है, इन्फिनिटी ही होती है। और अगर e की वैल्यू, क्यों, अरे सिंपल है, कैसे होती है, e की माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1 बाई इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 बाई इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। और अगर कभी भी डिवाइड में क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 ही हो जाती है। तो इस वजह से वैल्यू 0 आ गई। आई बात समझ, e की माइनस इन्फिनिटी है तो e की इन्फिनिटी हो जाएगी, 1 बाई e की इन्फिनिटी। और अगर e की इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी होती है और कभी भी डिवाइड में इन्फिनिटी होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। या फिर और अगर डिवाइड में 0 होता है तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, है ना, ऐसे होती है ना, डिवाइड में इन्फिनिटी हो तो 0 और 0 हो तो इन्फिनिटी हो जाता है, ऐसे होता है। तो ये वैल्यू होती है हमारे पास। तो e की वैल्यू क्या होगी, 0 1 हो गई, तो ये इधर क्या आ जाएगा, 1 डी टाउ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 0 2 पाई हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास, अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करना है हमें, डी टो था तो हम डी टो के बजाय क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे फाई लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, फाई लेके चलेंगे। और अगर हम डी फाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है, 1 का कर रहे हैं, तो कितना होता है, कितना होता है, वही वाली टर्म होती है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फाई ही हो जाएगा। मतलब कैसे, जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि फाई का अगर करें, जैसे चलो फाई का छोड़ो, एक्स से आप ज़्यादा रिलेट कर पाते, तो एक्स का हमने पढ़ा था, एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो एक्स डी एक्स, तो क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखते थे। इसका करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 1 का करेंगे तो फाई हो जाएगा, एक पावर बढ़ रही है ना, ठीक है। और डिवाइड में एक पावर बढ़े तो 1 आ जाएगा नीचे, वो हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया, 0 से 2 पाई है, ये कितना है, 0 से 2 पाई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। 2 पाई माइनस 0 हायर लिमिट। अब समझ रहे हैं ना कैसे, हमारे पास क्या है, फाई है, 0 से 2 पाई है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। फाई को एक बार 2 पाई पुट करो, हायर लिमिट है, उसमें से माइनस करनी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, फाई को 0 पुट करेंगे 0 ही हो जाएगा, 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 पाई इक्वल्स टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये तो 1 के इक्वल नहीं है, 2 पाई और 1 इक्वल नहीं है ना, तो ये क्या हो गई, ये तो नॉर्मलाइज नहीं है, ये क्या है, अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। क्या है ये, अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है।
आपको समझ आई बात मैंने क्या कहा? हमने क्या किया, हमें कहा गया था कि तुम्हें हम एक वेव फंक्शन दे रहे हैं e की पावर im5, ठीक है। आई यहाँ पे क्या आयटा है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये इन्होंने हमसे कहा। फिर इन्होंने हमें एक कंडीशन दे दी कि तुम्हें इससे इस लोअर लिमिट से लेके इस हायर लिमिट के अंदर तुम्हें एक स्पेस दिया गया है, ठीक है। मतलब मैं कह दूँ कोई आदमी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जा रहा है, ये उसका स्पेस है या एरिया है ये उसका। तो ऐसे ही कि यहाँ से यहाँ तक होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। तो हमने क्या किया, उसको हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले वो नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें नॉर्मलाइज की कंडीशन पता है क्या होती है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, होल स्पेस होता है ये, और साई स्टार साई डी टाउ इक्वल्स टू 1, ये हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। अब हमें क्या दिया गया है, ऑलरेडी लोअर लिमिट दी गई है, तो -इन्फिनिटी भी एक लोअर लिमिट है, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे 0 से, अपर लिमिट को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 पाई से, ठीक है, क्योंकि हमें अपर लिमिट क्या दी गई है 2 पाई दी गई है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी नंबर का सिंबल चेंज कर दो। मान लो यहाँ पे अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालूं, मान लो ये फंक्शन दिया होता तो क्या हो जाता, ei माइनस की बजाय क्या हो जाता प्लस हो जाता, तो im5 हो जाता, ठीक है। ये हो गया, हमने इसको कर दिया यहाँ पे ऐसे। इसके बाद ये बेस अगर सेम थे तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 0 और e की पावर 0 1 होती है, -इन्फिनिटी की 0 होती है, इन्फिनिटी की इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये बात आप याद कर लें, लिख लें कहीं पे अच्छे से नोट्स में, अपना अच्छे से पॉइंट बना के लिखे ये वाली चीज़ को। आपको कई बार ही कन्फ्यूज़न होता है, जैसे मेरे को हो गया था ना अभी कन्फ्यूज़न थोड़ा, तो आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। हम कई बार सिली मिस्टेक्स कर ही देते हैं, तो उनसे बचने के लिए इसको लिखें और इसको रिवाइज करते रहें। खैर e की 0 कितना होता है 1 होता है, और ये क्या हो गया d2, हमने तो क्या पढ़ना था d5 पढ़ना था, अगर x दिया होता तो हम x ले लेते, ठीक है। ये यहाँ पर डिपेंड करता है, t दिया p दिया जो भी दिया वो हम यहाँ रख लेंगे, हो गया। तो यहाँ पे e की 0 1 हो गया, d5 अब हमारे पास 0 से 2 पाई तक है इसकी लिमिट, और अगर हम 1 का d5 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो 5 ही आ जाएगी वो वैल्यू, 2 पाई और 0 ही हो जाएगा। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो 2 पाई ही आ जाएगा हमारे पास। इससे क्लियर हो गया कि भाई ये 1 के इक्वल तो नहीं है, और 1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं है, ये क्या है अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ये क्या है अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। इतनी चीज़ तो हो गई हमारी क्लियर यहाँ से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, n से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, हमें इसको n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो करते हैं n से मल्टीप्लाई। क्या था हमारे पास, क्या फंक्शन था, e -im5 im5 d5 इक्वल्स टू 1, ये था ना हमारे पास 0 से 2 पाई, ठीक है। और हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी, अगर आपको याद हो तो। वैसे तो इसमें कुछ याद करने लायक है नहीं, इसको ऐसे कर लो बस, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो 0 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो 2 पाई। और क्या करना था हमें, साई स्टार साई डी ये करना था हमें, ठीक है, ये करना था। साई स्टार की वैल्यू कितनी है, पूरा इसको कितना आया ये करने के बाद, देखो याद तो मैं आपको पूरा यहाँ से करके बताऊँगी, वरना तो आपको याद ही है। अगर दिया हुआ है अलग से सोल्व करने के लिए तो ये वाली टर्म्स ऐसे करके लिख दो, ठीक है। नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट कर दो, मतलब मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, सीखने की बात है के लिए। तो n² हो जाएगा, फिर ये वाली टर्म ऐसे पूरी हो जाएगी, माइनस ये im5 हो जाएगी, इनको ऐड कर देंगे हम n²। तो ये वाली चीज़ यहाँ से आ जानी थी वैसे ही, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर देती हूँ डायरेक्ट, मतलब n की वैल्यू निकालने मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी है। तो यहाँ से क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई, कितनी आई -im5 प्लस im5। इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से हटा के,
आई एम फाई और प्लस आई एम फाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1d5 लिख सकते हैं ना ऐसे हम इसको। और 1d5 को हम क्या लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे हम इसको, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट 2 पाई माइनस 0, ऐसे आएगा ना ये, समझ रहे हो कैसे आएगा, बिल्कुल सेम ही तो किया है मैंने। लास्ट में क्या वैल्यू निकली थी, 2 पाई निकली थी ना, 1 की इक्वल नहीं थी, बस यही तो क्या थी वैल्यू, यही वैल्यू तो क्या थी, ये वेव फंक्शन था, बस उसको हमने डिवाइड ही तो करना है, हमने बस इसको n से मल्टीप्लाई करा है और इसको इधर ऐसे ला के क्या करा है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, n से मल्टीप्लाई और अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है, हो गया ये। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1/2 पाई आ गई, कितनी आ गई हमारे पास n की वैल्यू 1/2 पाई आ गई, 1/√2 पाई, सॉरी कितनी आ गई, 1/√2 पाई आ गई, ठीक है, रूट तो मैंने लगाया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितनी आ गई 1/√2 पाई आ गई हमारे पास, यहाँ पे भी लगा दो, ठीक है, कितनी आ गई 1/√2 पाई आ गई, समझ रहे हो ना, ठीक है, 1/√2 पाई आ गई। अब क्या करना है, एक चीज़ पढ़ी थी, साइन नॉर्मलाइज्ड क्या होता है, अननॉर्मलाइज्ड को n से मल्टीप्लाई कर दो, n की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई n की वैल्यू 1/√2 पाई, n की वैल्यू हमने पढ़ा है नॉर्मलाइज्ड जो होता है n इंटू अननॉर्मलाइज्ड होता है, साइन नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, नॉर्मलाइज करना है, n की वैल्यू कितनी आई है 1/√2 पाई या फिर √1/2 पाई, ये आई है। साइन नॉर्मलाइज्ड कितना था, अननॉर्मलाइज्ड आई एम फाई था, इसको ही तो चेक करना था हमने, ये हमने चेक करा नॉर्मलाइज है या नहीं है, पता लग गया अननॉर्मलाइज्ड है, तो अननॉर्मलाइज्ड है तो वैल्यू यहाँ पे किसकी आएगी, अननॉर्मलाइज्ड की आएगी, लिखती वैल्यू, ठीक है, ये आ गया। अब आई एम फाई आ गई इसकी वैल्यू। अब जो हमारे पास आई एम फाई है, ये हमारे पास क्या था, अननॉर्मलाइज्ड था, और अगर हम इसकी ही क्या वैल्यू निकालें, इसकी ही अगर हम क्या निकालें, साई स्टार निकालें, तो कैसे निकलेगी 1/√2 पाई, होगा ऐसे ही, बस इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बन जाएगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल लानी है, अब तो बन जाएगा ना, ये हमने यही तो प्रूव करना था, ये n की वैल्यू निकाल के हमें ओवरऑल लाना तो 1 के ही इक्वल है ना, पुट कर दो फिर 1 के इक्वल, क्या किया 1/√2 पाई हो गया, आई एम फाई हो गया, डॉट 1/√2 पाई हो गया, और ये क्या हो गया e की माइनस आई एम फाई, किसके इक्वल 1 के इक्वल, बस क्या होगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, रूट से रूट वही वाली वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी e की 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू 1, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये e की 0 से 2 पाई, 1/2 पाई है, e की 0 1 है तो 2 पाई माइनस 0 कितना होगा 2 पाई ही होगा, 1 इससे कट गया, क्या आ गया 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, हो गया नॉर्मलाइज, किसकी वजह से हुआ 1/√2 पाई की वजह से नॉर्मलाइज हुआ है, आगे वैल्यू हो गया प्रूव कि ये क्या है, हमने इसको क्या बना दिया, नॉर्मलाइज बना दिया। नॉर्मलाइज कैसे बनाया, 1/√2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो या फिर √1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये आई बात समझ, ठीक है। ये वाली टर्म जो थी यहाँ पे ये ऐसे थी, तो अगर हम यहाँ के बजाय यहाँ लिख लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर लिख दिया था। बस ये ऐसे करना है हमें, ये था हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। आप समझ गए ना बात को, अगर नहीं समझ आए या थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मेरे को अच्छे से एक बारी कमेंट में बता दें ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। बस मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ,
हमने क्या किया था, यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली थी इतनी, यहाँ से हमने निकाला कि जो 2 पाई है ना ऐसे आया, मतलब जो ये वैल्यू में जब मैंने इक्वेशन सोल्व की ना तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि जो फंक्शन है ना वेव फंक्शन वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है अननॉर्मलाइज्ड है, क्या है अननॉर्मलाइज्ड है। इसको मुझे नॉर्मलाइज बनाना पड़ेगा, ये मुझे पता लग गया अननॉर्मलाइज है। तो क्या हुआ, हमने n की वैल्यू ऑलरेडी पढ़ी हुई है, क्या होती है ऐसे होते हैं नॉर्मलाइजेशन को, मतलब अगर मुझे अननॉर्मलाइज को नॉर्मलाइज बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को। अननॉर्मलाइज्ड ये है, ठीक है, हो गया डन। अब इसके बाद क्या हुआ, ये 0 से 2 पाई थी, ठीक है थी। अब हमने क्या कहा था, ये साई स्टार साई डी टाउ ऐसे होती है और इसका क्या होता है, अंडर रूट होता है, ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। अब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या वैल्यू थी हमारे पास 0 से 2 पाई, और ये वाली पूरी टर्म क्या थी, e की 0 हो गई थी, है ना, e की पावर 0 हो गई थी, d5 हो गया था, तो ये कितना हो गया था 1 हो गया था, या तो मैं 5 लिख देती हूँ, क्या हो गया था 1 हो गया था, और 1 से वो 5 हो गया था, 5 से वो क्या हो गया था 0 से 2 पाई थी इसकी लिमिट्स, तो 2 पाई ही हो गया था। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल गई, हमें वैल्यू मिल गई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की, ये चीज़ हमें मिल गई थी, ये चीज़ हमें मिल गई थी यहाँ से, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने ये तो पढ़ा ही है कि जो अननॉर्मलाइज्ड होता है उसको मैं अगर n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाता है, ठीक है भाई। अननॉर्मलाइज्ड ये है, नॉर्मलाइज्ड ये कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ यहाँ से देखो ये आपको लगानी पड़ेगी लिमिट्स यहाँ पे, क्योंकि दी गई है ये लिमिट्स इसके साथ है। बेशक ये ऐसे नहीं लिखा हुआ पर लिमिट्स यहाँ पे ऐसे दे तो आपको ये ऐसे ही लिखना है। कहीं आप सोचोगे इंटीग्रेशन वगैरह क्यों लिखा है आपने, फंक्शन तो ऐसे ही दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना मल्टीप्लाई करना था हमें 1/√2 पाई से, और इसका ही हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लिखना है। क्यों लिखना है, क्यों लिखना है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, क्योंकि कंडीशन है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की, यही तो 1 के इक्वल प्रूव तब नहीं हुआ था, 2 पाई इक्वल्स टू 1 नहीं था, यहाँ पे फिर से प्रूव करना पड़ेगा ना हमें कि 1 के इक्वल आ रहा है, हम ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते इसको। तो -im5 हो गया, d5 हो गया इक्वल्स टू 1। फिर क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/2 पाई, क्योंकि अंडर रूट से इसकी भी पावर हाफ है, इसकी भी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे। अब इस वाली टर्म को हमने क्या लिखा, 0 लिखा, 5 इक्वल्स टू 1, यहाँ से 0 से 2 पाई, और इसको हमने क्या कर दिया 2 पाई -0 कर दिया इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 1/2 पाई ऑलरेडी इससे ही कैंसिल हो गया, -0 है ये, ठीक है, ऐसे था ये तो उतना ही हो गया। फिर इसको तो ऐसे ही लिख दो बेशक, ये वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और यही हमने प्रूव करना था कि हाँ ये हमने क्या कर दिया नॉर्मलाइज बना दिया। बस ये था हमारे पास ओवरऑल क्या था, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। अगर आपको नहीं समझ आई है ये बात अब भी, तो आप एक बारी अच्छे से कमेंट सेक्शन में बता दें, तो हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं जितना इजी करके आपको समझा सकते थे, एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया है। अगर आपके सिलेबस में नहीं है, आपको लग रहा है कि ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें आप लोग, ठीक है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें देखें कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, क्या कोई फंक्शन वेव फंक्शन दिया जा रहा है जिसको पूछ रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ दे रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से इसको आप आगे कंटिन्यू करो, मतलब इस वाले लेक्चर में वो पार्ट देखो। नहीं पूछ रहे तो ठीक है, जस्ट उसको छोड़ दो, अपने नेक्स्ट पे मूव कर लो, ठीक है। बस याद रखो नॉर्मलाइज्ड जो वो कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन, वो क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी वाले के लिए मैं आपको एग्जाम्पल भी सोल्व करके नहीं दिखा रही, नॉर्मल बता देते हैं। जस्ट अगर हमें चेक करना होता है कि कोई भी फंक्शन ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना है, साई आई और साई जे मान लो डी टाउ है 0 होते बस, ठीक है, ये वैल्यू होते हैं हमारे पास। उसमें कितनी थी 1 थी, इसमें हमारे पास क्या होती है 0 होती है, क्या होती है हमारे पास इसमें 0 होती है वो वैल्यू,
लेकिन बस इसमें क्या डिफरेंस होता है हमारे पास, देखो क्या सीन होता है कि हमारे पास जो ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी ना, ठीक है, एंड में तो हमने उसको कैसे लिख लिया था, एच साई इक्वल्स टू ई साई लिखा है, इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, बताते हैं इसको ऐसे, ये थी हमारे पास, इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की फॉर्म में, ये था हमारे पास। तो इसमें क्या होता था, ये जो वैल्यूज़ होते हैं ना, इसके लिए हर एक वैल्यू के लिए एनर्जी की ना कुछ वैल्यू आते हैं। मान लो कोई फंक्शन, कोई ऑपरेटर है, ठीक है, हम ऐसे लगा रहे, कोई वेव फंक्शन है मान लो ये, इनके लिए सबके लिए जो एनर्जी की वैल्यूज़ थी वो क्या आती है, डिफरेंट आती हैं, ठीक है, क्या आती है, हर वेव फंक्शन के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी होती है। तो हम ना कोई फंक्शन मान लें, दो फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, और मान लो मैंने एक फंक्शन मान लिया साई आई और एक मान लिया मैंने साई जे, तो जो दोनों वेव फंक्शन है ना, इनकी जो एनर्जी होंगी वो क्या होंगी, ई आई और ई जे इसकी एनर्जी होगी। तो ये क्या कहता है, जैसे उसमें था ना प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी, 100% होगी, या फिर क्या होगी, 1 होगी, ऐसे था ना। तो ऐसे इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने मान लिया वेव फंक्शंस हैं, उनकी जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो सबके लिए क्या होती है, अलग होती है। तो इसके अंदर ये तब होती है, मतलब कोई भी वेव फंक्शन है, उनके जो एनर्जी की जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं तो क्या होती हैं, मतलब वो इस कंडीशन को फॉलो करती हैं, क्या करते हैं, वो इस कंडीशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ इतना नहीं, दो कंडीशंस ही होती हैं, मतलब ओवरऑल ऐसे होता है, ये कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, पहले जो फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, आई फंक्शन और जे फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है, 0 के इक्वल उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हम जो भी वैल्यू रेंज दे रखे उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो याद पहले वाले फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालें, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज़ रखें, तो क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। आई बात समझ, दो फंक्शन दिए हुए हैं आई और जे, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये एज इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, या फिर इस वाले का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और ये वाला एज इट इज़, दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब एक का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, एक एज इट इज़ लेना है, ठीक है। उनकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, और 0 आ रही है तो हम बोल देते हैं कि क्या कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं उस कंडीशन को, और वो क्या है, ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, ये जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ या फिर फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशंस फॉर ऑर्थोगोनैलिटी या कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो वेव फंक्शन, तो जो वेव फंक्शंस होते हैं ना, इनको हम क्या बोल देते हैं, अगर इनकी वैल्यू ऐसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाली फॉर्म में लिखने के बाद 0 आ रही है तो हम बोल देते हैं दैट दीज टू वेव functions are orthogonal to each other, कि ये दोनों फंक्शन जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल हैं। ये क्वेश्चन में चेक एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि ऑर्थोगोनल है या नहीं, चेक करना, ठीक है। अब मैं फिर से कह रही हूँ, आप एक बार अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें, आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे, ठीक है, क्योंकि वो हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता रहता है, हर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। तो आप एक बार वो चेक करें तो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये जो वेव फंक्शंस होते हैं ये क्या होता है, सॉल्यूशंस होते हैं किनके, जो ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी ना हमारे पास एच साई इक्वल्स टू ई साई वाली, ये यहाँ से क्या क्लियर हो गया, मतलब जो ये वेव फंक्शंस हैं इस इक्वेशन के, ये क्या हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। तो हमें क्या बात समझ आ गई कि जो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस होते हैं, अगर मैं बात करूँ उसके अंदर यहाँ से मुझे ये क्लियर हो रहा है कि जो आई और जे हैं, जो आई और जे की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, इसके अंदर
सेम है या नहीं है? आई और जे की वैल्यू सेम है या नहीं है? अगर सेम नहीं है तो वो क्या है? ऑर्थोगोनल है। ठीक है, नहीं आया समझ? देखो मान लो ये है 1, ये भी है 1, सेम है ना वैल्यू, मतलब वेव फंक्शन सेम है ना, डी टू इक्वल, तो क्या वैल्यू होगी यहाँ पे? आई यहाँ पे जे की इक्वल है तो वैल्यू होगी 1, तो क्या होगी 1। और अगर मैं लिखूँ साई 1 साई 2 यानी तो वैल्यू होगी यहाँ पे 0, यानी कि आई और जे जो है वो इक्वल नहीं है। ये हमारी क्या है? नॉर्मलाइज्ड है, और ये है, ये नॉर्मलाइज वाली कंडीशन है, जो ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन है। आगे बात समझ, ये क्या है? नॉर्मलाइज वाली कंडीशन है पहले वाली, और दूसरे वाली क्या है? ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन है। ठीक है, ये है हमारे पास।